हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 2 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। सेट पेपर 1 के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को सेट पेपर 2 के पार्ट 1 के अंदर में मैंने 2 के पार्ट 1 के अंदर में आपको मैंने ए 1 टू 28, ठीक है, 28 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज की इस क्लास में आपका 29 से आपके 29 से आपके 37 या 38 के अराउंड अराउंड आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको हम आज की इस क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं क्लास की शुरुआत में एक वर्ड में और एक लाइन में बोला जाए कि भाई इस वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पीवीसी में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं और जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। इसलिए आपको ये वाली वीडियो शुरू से अंत तक देखना जरूरी है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर और मैंने इससे पहले मैंने कराया है। ठीक है, उसके भी पूरे वीडियो को देख लेना। ये सेकंड दूसरा क्वेश्चन पेपर मेरा चल रहा है, तो हमारा चल रहा है, तो इसको भी पूरा शुरू से एंड तक पूरा देख लेना। चले जाना, आपको इसमें दोनों क्वेश्चन पेपर में से हाईली प्रोबेबिलिटी है कि भाई अधिकतर क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चन पेपर में से आपके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको करा लूं। लेट्स डू इट, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं क्लास को। तो और एक चीज और आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आएगा 29 आएगा, 29 से हमारा 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 29 से करने से पहले एक सेकंड बता देता हूँ मैं। तो आपको मैप के लिए मैंने छोटा सा वीडियो, दो वीडियो मैंने बनाए हैं। एक तो वर्ल्ड के मैप के लिए, आपके वर्ल्ड के मैप के लिए, और प्लस में आपके इंडिया के मैप के लिए। ये रहा इंडिया के मैप के लिए दो मैंने मैप बनाएंगे, 5 से 10 मिनट का वीडियो है दोनों। ठीक है, टोटल मिला के 20 मिनट का टोटल दोनों वीडियो हो जाएगा। दोनों वीडियो को देख लेना। आपके मैप में मैप वर्क मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, एकदम आसान सरल भाषा में मैंने समझाया है, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर 5 में से 5 मार्क पूरे पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर देख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा फरवरी क्रांति के कारण, ठीक है, फरवरी क्रांति के कारण घटनाओं और प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो फरवरी क्रांति जो हमारा हुआ था, क्यों हुआ था भाई, उसके कारण देना है हमारे को, रीजन बताना है, घटना बताना है, उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, और प्रभावों का। अब जो हमारा क्रांति हुआ उसके प्रभाव मतलब कि क्या मतलब पूरी वहां के आसपास के इलाके में क्या क्या देखना, क्या नया बदलाव। ठीक है, जो भी प्रभावित हुए, जो भी लोग, सबको लोग कैसे, उनका जीवन जीवन कैसा था कैसा नहीं था, मतलब उनका जीवन के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमारे को बताना है। ठीक है, लेट्स डू इट, करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन, ये रहा आंसर, ये रहा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए और आपसे स्टूडेंट का आंसर की का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कारण पढ़ते हैं, पहले हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 पॉइंट लिखना जरूरी है। एक चीज ध्यान रखना, 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो मैंने कारण के अंदर में कोई 2 कारण लिख रहे, कोई एक लिखना। घटनाएं के अंदर में मैंने 2 घटना लिख रहे, कोई एक लिखना। प्रभाव के अंदर में मैंने एक ही लिख रखा, तो एक ही लिखना है। तीनों को मतलब तीनों के लिए एक एक पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा जॉन निकोलस द्वितीय का निरंकुश, ठीक है, निरंकुश शासन और जनता के प्रति उसकी उदासीनता प्रमुख कारण थी। कहने मतलब कि भाई जो जॉन निकोलस था हमारा निकोसन, ठीक है, निरंकुश शासन, इसका मतलब कि इनका जो शासन था ना बिल्कुल बेकार था, घटिया था, लोगों को दमन करा करते थे, लोग को वह क्या करते थे, लोगों पर शोषण करा करते थे। ठीक है, और जनता के प्रति उनकी उदासीनता, भाई जनता के उदासीनता पर जनता के लिए वह कुछ भी नहीं करा करते थे, भले और उनको उल्टा ही उनको और ज्यादा परेशान किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए हो गया। एंड सेकंड हमारा युद्ध में लगातार हार से सेना और जनता का मनोबल गिर गया, जिससे जार के प्रति असंतोष बढ़ गया। ठीक है, तो हार वहां पे युद्ध चल रहा था आपका बहुत ज्यादा ही, उसके कारण आपका सेना बार बार हार रही थी, तो जनता का मनोबल टूटा, जिससे कि जार के प्रति असंतोष बढ़ गया, क्योंकि जार वो वहां पर हर एक स्थिति को सही से बना ही नहीं पा रहा था। जैसे कि लोग उसमें वो लोग क्या चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, शांत वातावरण चाहिए भाई, तो कर दे ही नहीं पाता, इसलिए लोगों का मनोबल भी टूट गया। ये हमारे 2 कारण हैं। घटनाएं बताते हैं, इसमें घटनाएं क्या होता है। हमारा पहला हमारा फरवरी 22 फरवरी 1917 को एक कारखाने में तालाबंदी हुई। ठीक है, और जिसके बाद 23 फरवरी को 50 कारखानों के श्रमिक ने सहानुभूति में हड़ताल कर दिया। ठीक है, वहां पे एक कारखाना तालाबंदी हुई थी भाई, तो उसी के कारण 50 कारखानों के अंदर में मिलकर के श्रमिकों ने क्या कर दिया भाई, सहानुभूति के अंदर में हड़ताल कर दिया। ठीक है, तो ये सब घटनाएं जो जो वहां पर उस समय पे हुआ था, वह सभी चीजें हमारे को बताना। सेकंड हमारा है सैनिक बैराकों से बाहर आ गए, मैं जगह है वहां से बाहर आ गए, लेकिन जल्द ही वह प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए, जिससे राजधानी में सरकारी सत्ता ध्वस्त हो गई। ठीक है, और अन्य सैनिकों क्या थे, बाहर आ गए भाई। ठीक है, वे अपने कामकाज को छोड़ त्याग दिया उन्होंने, वह उन्हें प्रदर्शन के अंदर में जुड़ गए, और जिससे राजधानी के अंदर में सत्ता क्या क्या हो गया, सत्ता मतलब कि जो जान निकोलस का शासन था,
इसका ध्वस्त कर दिया बिल्कुल एक तरह से, ठीक है, खत्म कर दिया। आगे बात करते हैं प्रभाव इसका क्या हुआ? भाई ये क्रांति हुआ तो इसके कुछ ना कुछ प्रभाव भी होंगे। लोग जब आंदोलन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हासिल मिल होगा ही होगा जनता को। तो क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में जारशाही निरंकुशता, ठीक है, निरंकुशता का अंत हो गया। तो जारशाही मतलब कि जारशाही का हमारा जारशाही का जो हमारा जार निकोलस था उसका जो शासन था उसका समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में हैगा। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। 1 सेकंड हो जाना। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ओके, इसको रहना जरूरी है। ठीक, करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अब हमारे पास है बी क्वेश्चन देखो। अक्टूबर क्रांति के कारण घटनाओं प्रभाव वही सेम चीज बताना आएगा। तो सेम चीज है बस पोर्शन अलग है। तो अक्टूबर क्रांति क्यों हुआ था कारण देते हैं। तो इसका हमारा पहला जारशाही, ठीक है, जारशाही शासन के प्रति लोगों का बड़ी संख्या में असंतोष था। कारण तो वही है, इसका भी होने का, इस क्रांति का होने का भी कारण सेम ही है। एंड बात करते हैं कि हमारा दूसरा आएगा, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन हमारा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी से अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव, सॉरी, अत्यधिक दबाव, खाद्य पदार्थों की कमी और सैन्य पराजय है। ठीक है, कहने का मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी से क्या हो गया, वहां की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और सैन्य पराजय, और लोग हमारे सैनिक जो थे हमारा हार गए। तो ये भी कारण था भाई सांस्कृतिक क्रांति होने का। आगे करते हैंगे और तीसरा हमारा एक और किसान, श्रमिकों और सैनिकों में असंतोष था, इसलिए फरवरी, आपका कौन सा फरवरी है ना ये, फरवरी क्रांति कौन सी क्रांति है, अक्टूबर क्रांति हुई। ये तीन में से कोई एक लिखना है। आगे बात कर घटनाएं क्या क्या हुआ। 24 अक्टूबर 1917 को सरकार ने क्रांति को रोकने के प्रयास में समाचार पत्रों को बंद कर दिया क्रांति को रोकने के लिए। ठीक है, समाचार पत्र से भाई सूचना एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो इसलिए बंद कर दिया उन्होंने। सेकंड हमारा हैगा अगले दिन बोल्शेविक नाविकों और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और बोल्शेविक रेड्स गार्ड्स ने सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये सब घटनाएं हुई। प्रभाव पाते हैं, प्रभाव आपका रूस से, ठीक है, रूस से जार के शासन का अंत हुआ। ठीक है, सेकंड हमारा अंतिम सरकार भंग हो गई। ठीक है, कोई भी जैसे कि इतना छोटा भी प्रभाव भी लिखने से चलेगा, 3 पॉइंट लिखना टोटल। अंतिम सरकार भंग हो गई और बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया जिससे कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। तो ये सब आपके हुए। ठीक है, तो तीनों के एक ही पॉइंट याद करके लिखना है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इजी थे, क्वेश्चन भी आराम से, क्वेश्चन का आंसर भी मैंने सो इजी इजी आराम, ठीक है, आसान आसानी मैंने दिया हैगा। चलो करते हैं नेक्स्ट खंड पे हम बढ़ते हैं। खंड घ हैगा दिक्काली प्रश्न है। यहाँ से हमारे सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके टोटल 4 हैंगे और चारों के क्वेश्चन के अंदर में आपके अथवा अथवा में क्वेश्चन बोर्ड वाला दे रखा है। इससे आपको ये फायदा ये है कि भाई अथवा में क्वेश्चन है तो दोनों में से कोई जो भी आपको बेहतर आता हो वो आपका आंसर दे सकते हो। मतलब कि आपको देख सकते हो सरकार भी आपको पास कराने के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, ए हमारा आएगा देखो, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। बिल्कुल सही बात है, हमारे न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष है। बट आप अभी के समय पे बोलो तो वर्तमान के में तो नहीं है। बट हमारे बुक्स के आधार पे, बुक्स की इंफॉर्मेशन के आधार पे बताना है हमारे को। ठीक है, रियलिटी पे हम नहीं जा रहे हैं। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, पुष्टि कीजिए। तो उसके लिए हमारे को 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो करते हैं। कैसे कैसे हम कैसे साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट लिखेंगे, संविधान के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका सरकार से अलग रखा गया है। ठीक है, अलग रखा गया है ताकि वह बिना किसी बाहरी प्रभाव प्रभाव के निर्णय ले सके। तो ठीक है, तो न्यायपालिका के भाई एक अलग सा ही जगह बनाया गया है जिससे कि भाई इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है और दबाव के बिना इसके ऊपर कोई दबाव अब नहीं है और अपना फैसला वह खुद ही से लेता है, अपना फैसला वह खुद ही से लेता है। ठीक है, ये चीज है। सेकंड हम लिखेंगे सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो न्यायपालिका हमारा हैगा वह हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। आगे बात करते हैं, थर्ड हम लिखेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल और वेतन सुरक्षित होता है जिसे उनके पद के दौरान नुकसानदेह बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि न्यायाधीशों का जो होता है कार्यकाल व वेतन फिक्स रहता है, सुरक्षित रहता है। उनको कोई भाई कार्यकाल के समय पे उनका टाइम पीरियड चल रहा है काम करने का, उनका कोई हटा-वटा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज है। फोर्थ हमारा है न्यायाधीशों को स्वतंत्र माना जाता है क्योंकि वह किसी भी राजनीतिक या बाहरी दबाव के बिना केवल कानून और सबूतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सबूत हो गया। फोर्थ हम लिख सकते हैं कि न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या
सरकार के फैसले की जांच करने का अधिकार है यदि वह संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो मतलब कि भाई मेन बॉस कौन हुआ? ये हुआ। ठीक है। सिक्स हमारा है सेवानिवृत्त के बाद न्यायाधीशों के काम करने पर पाबंदी। यह सुनिश्चित मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाने के बाद में वह न्यायाधीश में काम नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अंदर में। ठीक है। तो यह सुनिश्चित करता है कि उनके फैसले किसी लोभ से प्रभावित ना हो। ठीक है, ये 6 कारण से कोई भी आपका 5 जो भी आपका बेस्ट 5 पॉइंट लगे उसको याद होना चाहिए आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बी आंसर है, बी क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? स्थायी कार्यपालिका की अपेक्षा राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियां क्यों होती है? ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल तो राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका होता क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने इनकी आने की संभावना आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। चलो करते हैं। तो हमारा देखो 20 का है, राजनीतिक कार्यपालिका में जनता द्वारा चुने गए राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, इसको हटाओ, जनता द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, जो अपना अस्थायी 5 वर्ष के लिए होते हैं और नीतियां बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्थायी कार्यपालिका हो गया। मंत्री के अंदर में कौन आते हैं? हमारे मंत्री लोग सब आते हैं। एंड हमारा है स्थायी। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका इसके अंदर आपका नौकरशाही हो गया, आईएएस हो गया, ऑफिसर हो गया, हमारे योग्यता के आधार पर नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो स्थायी रूप से नीतियां लागू करते हैं। जो स्थायी रूप से क्या करते हैं? नीतियां लागू करते हैं। ठीक है, नीतियां ये बनाते हैं भाई, लागू ये करते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर में ये अंतर है और दोनों का मैंने एग्जांपल्स भी आपको मैंने बता दिया। तो राजनीतिक के अंदर में कौन रहते हैं? मंत्री रहते हैं, और स्थायी के अंदर में कौन रहते हैं? हमारे आईएएस रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कब बात करते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका पास ज्यादा शक्तियां क्यों होती है। ठीक है, तो हमने देखो हमने ऊपर में दोनों के बारे में बता दिया। तो 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा हमारे को। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से हो गया, इसके लिए हमारे को 3 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। ठीक है, शक्तियां क्यों ज्यादा है तो 3 पॉइंट्स हम टोटल यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट लिख रखे, कोई भी 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट हमारा राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वह लोगों की इच्छाओं के प्रतिनिधि होते हैं, लोगों की इच्छा के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के कल्याण के लिए फैसले लेंगे। ठीक है, तो जनता के कल्याण के लिए फैसले लेंगे भाई, फैसले लेंगे, इससे की शक्ति वहां पर ज्यादा, इसलिए शक्ति ज्यादा है। एंड जनता के लिए काम करेगा, इसलिए इनके पास में शक्ति क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं, अंतिम निर्णय लेने, देश के लिए नीतियां दिशा त्याग करने का अधिकार मंत्रियों के पास ही होता है भाई, इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली है। थर्ड हमारा राजनीतिक कार्यपालिका संसद और जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं, जो उन्हें नौकरशाही से अधिक जिम्मेदार और शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ हमारा है कि स्थायी कार्यपालिका आईएएस राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य करते हैं, मतलब कि आईएएस क्या करते हैं? हमारे मंत्री के अंदर में काम करते हैं, अंडर में काम करते हैं। ठीक है, और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, उनका निर्देशों का वह पालन करते हैं आईएएस। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या शक्ति इनके पास ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 31, यदि आप नाजी जर्मनी जर्मनी में महिला होते तो आपको कौन सी जस्ट वन सेकेंड प्लीज, जस्ट वन सेकेंड प्लीज होते, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो आप यदि आप नाजी जर्मनी में महिला होते तो आपको कौन सी भूमिका निभानी पड़ती है हमारे को बताना है। कौन सी भूमिका निभानी पड़ती है हमारे को बताना है। ठीक है, चलो सब कुछ ठीक है, ऑल राइट है, तो करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है कि हम लिखते हैं कि भाई हम लिखेंगे इसमें महिलाओं का मुख्य कर्तव्य, सॉरी, महिलाओं का मुख्य कर्तव्य अच्छे आर्य बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना था, तो ये भूमिका पहले निभाना पड़ता। सेकंड हमारा आएगा उन्हें घर की देखभाल करने और अपने पतियों का समर्थन करना होता था। ठीक है, थर्ड हमारा ये उन्हें यहूदी सहित गैर जर्मन लोगों से दूरी बनाए रखनी थी ताकि आर्य नस्ल की शुद्धता सुरक्षित हो सके, ये सब इनका दायित्व था। ठीक है, फोर्थ हमारा महिलाओं को अपने बच्चों को नासी विचारधारा मूल्यों की शिक्षा देनी थी। फिफ्थ फिफ्थ हमारा कुछ महिलाओं ने नासी पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिया या नर्स या सचिव जैसे छोटे मोटी नौकरियां की। एंड सिक्स्थ हमारे महिलाओं की भूमिका सीमित थी, वह राजनीतिक या सेना में उच्च पदों पर नहीं थी। तो ये सब हमारे इसके इनकी भूमिका थी नास्ती के अंदर में हमारा। ठीक है, जर्मनी के अंदर में महिलाओं की ये भूमिका थी। ठीक है, मतलब क्या क्या कार्य करते थे, क्या क्या नहीं था। ठीक है, उनका महत्व बेसिकली क्या था, वे हमारा बी है कि यदि आप नासी का शासन काल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं। ठीक है, वहां पर आपको पता है कि भाई जर्मनी के अंदर में क्या है, हमारा जर्मनी के अंदर में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो आर्य है और एक यहूदी है। ठीक है, तो यहूदी को भाई नीचा
नीचा समझा जाता था, ठीक है, उनको एक तरह से बोलो मानव समझा जाता ही नहीं था, ह्यूमन समझते ही नहीं थे उसको, ठीक है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन जो है ना, मानव जो है ना, वो क्या है, आ रहे ही हैं बस, इसके अलावा कोई भी, बाकी सब बेकार है, सब फालतू के, सब बेकार है, ठीक है, ये चीज है। तो बस वही चीज है, पहले करते हैं, मैं यहूदी विद्यार्थी को अक्सर विद्यालय में दाखिला लेने से रोका जाता था। सेकंड हमारा, यदि उन्हें दाखिला मिलने भी जाता तो उन्हें अलग कक्षाओं या अनुभागों में अन्य विद्यार्थी से अलग पढ़ाया जाता। थर्ड हमारा है कि यहूदी विद्यार्थी को अन्य छात्रों द्वारा तिरस्कार, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता। फोर्थ हमारा ये है, और फिफ्थ हमारा ये है। आसान है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 32। 32 का ए है, भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए और भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का एक एक उदाहरण देना है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो बेरोजगारी को परिभाषित करना है, चलो करते हैं। पहला हमारा बेरोजगारी, ठीक है, तो हमारे एक पॉइंट तो यहाँ, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, बाकी इसके अलावा हमारे को 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी की परिभाषा, वह स्थिति जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा हो लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, तो इसको हम बेरोजगारी कहते हैं। एंड इसका पहले हम बेरोजगारी के करते हैं। तो हमारा पहले जो बेरोजगारी का जो प्रकार होता है, प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं हम इसको। आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हो, ठीक है, आवश्यकता से, इसको, इसकी परिभाषा क्या, आवश्यकता से अधिक लोग किसी भी काम, आवश्यकता से अधिक लोग किसी भी काम में लगे हो, ठीक है, किसी भी, यहाँ पे एक चीज जोड़ देना, किसी भी काम में लगे हो, ठीक है। उदाहरण के लिए, हमारे किसी भूमि पर 2 लोगों की जरूरत है लेकिन परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं, तो इसको हम प्रछन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। सेकंड हमारा रहेगा मौसमी बेरोजगारी, वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार ना मिलना, जैसे कि हमारा उदाहरण रहेगा, किसान केवल बुआई कटाई के माध्यम मौसम में काम करते हैं और शेष समय बेरोजगार रहते हैं। आगे बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, रचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, रचनात्मक बेरोजगारी है। तो इसमें हमारे को बेसिकली देखो, तो इसमें हमारे को 3 पॉइंट्स लिखना है बस। एक नंबर यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, और 2 नंबर के, और 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर का ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर के लिए वैसे तो 2 नंबर माना जाएगा इसके अंदर में, बट फिर भी आपको 1.5 नंबर मिले तो 1.5 यहाँ से हो जाएगा और 1.5 यहाँ से हो जाएगा। कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूँ, 1.5 3 और 4 ही तो होगा ना, 2-2 नंबर के हिसाब से होना चाहिए यार। आप 3 पॉइंट लिखना बस, 3 पॉइंट लिखना बस, ठीक है, 3 पॉइंट तक ले, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखना बस, ठीक है। आगे बात करते हैं रचनात्मक बेरोजगारी, उपलब्ध नौकरी, ठीक है, उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के के कौशल में बेमेल, मतलब कहना मतलब कि भाई जो नौकरियां हैं और जो श्रमिक हमारे पास में है, उन दोनों के पास में जो कौशल का जो है ना, स्किल जो है ना, अलग अलग है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते, ठीक है। उदाहरण के लिए, हमारा कंप्यूटर का ज्ञान ना होने के कारण किसी पुराने टाइपिस्ट को नौकरी ना मिलना, भाई टाइपिस्ट हैगा, बंदा हैगा, कंप्यूटर उसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसको नौकरी ना मिल पाना। तो भाई ये कई सारे हमारे इंडिया के अंदर में ऐसे कई सारी चीजें हैं भाई, ऐसी चीज है कि भाई जिसके पास काम मिलने के लिए भी भाई स्किल होना जरूरी है, ठीक है। भी करते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करते हुए प्रत्येक का एक उदाहरण देना है हमारे को, चलो करते हैं। 3 क्षेत्रक है सबसे ज्यादा, पहला बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, यह क्षेत्रक, स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित है। इनमें उन गतिविधि को शामिल किया जाता है जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, मैं कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वस्तु पालन, तो ये हमारे क्या है, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट उपयोग किया जाता है इसके अंदर में, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। ये तो सबको आसान है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें प्राकृतिक क्षेत्र जो हो गया हमारा, वहां से कच्चे माल को लेकर के भाई, कच्चे माल को लेकर के नए वस्तुओं का निर्माण किया, नए और मूल्यवान वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हमारा लोहा इस्पात उद्योग हो गया, कपड़ा निर्माण उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, फूड प्रोसेसिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये हो गया। तीसरा हमारा तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, इसमें उत्पादन नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, और बल्कि इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करते हैं, सहायता और सेवाएं प्रदान करती है। मतलब कि ये जो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, प्रथम द्वितीय को क्या कहता है, सेवाएं प्रदान करता है, और इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, संचार, ठीक है। तो ये 3 थे, तीनों के बारे में हमने बता दिया सभी के। यहाँ से आपको वैसे तो हमने 6 नंबर का क्वेश्चन हमने कर दिया, 6 मार्क्स के लिए हमने यहाँ पे कर दिया, बट फिर भी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 33। आशा करता हूँ आपसे स्टूडेंट को यहाँ तक बड़े तरीके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारा, भारत में मानसून एकता का परिचारक है। ठीक है, कथन का मूल्यांकन कीजिए। भारत में मानसून एकता का, भाई एकता का क्या, एकता का प्रतीक है। परिचारक का बोल छोड़ दो, प्रतीक बोल दो। ठीक है, एकता का क्या है, प्रतीक है। एकता का क्या प्रतीक है भाई। ठीक है, तो एकता का प्रतीक मतलब कि मानसून आता है। ठीक है, इससे ना, इससे मानसून के कारण जो क्या कहते हैं, हमारे पूरे देश के जो लोग हैं ना, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक हो गया या आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो जुड़ जाना ही है ना, तो वही हमारा मानसून का क्या है, मानसून एकता का वही प्रतीक है। एकता का बंधन, एकता का प्रतीक मतलब एकता का क्या बंधन है। मानसून हमारा एकता का बंधन रहेगा, जो क्या करता है, मानसून आते हैं हमारे सभी के सभी किसान हो गए आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही हमारे को चीज बताना है। चलो करते हैं, छोटा ही करते हैं, सही है। चलो, पहला हमारा हैगा ए, भारत में मानसून को एकता का परिचारक इसलिए कहा जाता है। देखो हमारे का ये भी बताना था कि परिचारक कहा जाता है, ये भी लिख देंगे हम। परिचारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश के विविध विविध भौगोलिक क्षेत्रों और संस्कृति को एक साझा लय में बांधता है। मतलब क्या है, भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों को, मतलब बस अलग अलग संस्कृति वाले लोगों को एक साझा लय में, एक साझा लय मतलब कि एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ के लय मतलब कि एक ही साथ के समय, एक ही साथ के समय को जोड़ता है। ठीक है, बंधन में जोड़ता है। आगे करते हैं, सेकंड हमारे लिखेंगे, संपूर्ण देश की खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। ठीक है, और सभी किसान लगभग एक ही समय में बुआई और कटाई की गतिविधि में संलग्न होते हैं, जिससे एक समान कृषि चक्र बनता है। और एक समान कृषि चक्र बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एकता का प्रतीक हो गया। आगे करते हैं हम, थर्ड से हम करेंगे, मानसून वर्षा नदियों, झीलों, जलाशयों को भरती है, जो पूरे देश में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो इन नदियों को जो भरता है, और नदियों का प्रयोग कौन करेगा, सभी के सभी किसान करते, तो एकता का प्रतीक हो गया। एंड फोर्थ हमारा है, मानसून का आगमन पूरे देश में खुशी और उत्सव का माहौल लाता है, और विभिन्न क्षेत्रों में लोग एक ही समय में इससे त्योहार मनाते हैं। ठीक है, एक ही समय में इससे त्योहार क्या मनाते हैं, जो सांस्कृतिक एकता को क्या कहते हैं, बढ़ावा देता है। ठीक है, फिफ्थ हमारा आएगा। देखो, फिफ्थ करने से पहले आपसे स्टूडेंट इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, प्लीज प्लीज ज्यादा से लाइक करना। इस वाली वीडियो पे कमेंट जरूर करना। चैनल पे आप स्टूडेंट नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो प्लीज 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 ज्यादा से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आगे करते हैं, फिफ्थ है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सभी भारतीय प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, जो इस प्राकृतिक घटना के प्रति एक साझा उम्मीद अनुभव पैदा करता है। तो ये हमारे कई सारे पॉइंट्स रहेंगे, हमने लिख रखे हैं, तो ये सब हमारे को लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमारा हम बोल सकते हैं कि मानसून एकता का क्या बंधन है, परिचारक है। ठीक है, मतलब सभी के मानसून आते, सभी के सभी किसान क्या आपस में जुड़ जाते हैं, तो वही बस ये चीज हमारे को बताना है इसके अंदर में। ठीक है, फिफ्थ की एंड इसकी अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, आपको पता ही होगा, दोनों में से कोई एक का। ठीक है, बी है, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, 5 कारक बताने होंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 कारक बताने होंगे। चलो करते हैं, पहला हमारा जो कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला, वह हमारा आएगा भौगोलिक स्थिति। भारत भूमध्य रेखा के करीब स्थित है। ठीक है, जिससे कि यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये मानसून को प्रभावित करता है, हमारा भौगोलिक जो क्षेत्र है, हमारा जो भारत का जलवायु है उसको प्रभावित करता है। सेकंड हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत जो हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे उपमहाद्वीप में गर्म जलवायु बनी रहती है। यह मानसूनी हवाओं को भी रोककर वर्षा कराता है। ठीक है, तो ये इसके कारण हमारा जलवायु मौसम के अंदर में, जलवायु के अंदर हमारा प्रभावित करता है हिमालय पर्वत। ठीक है, प्रभावित करा मतलब क्या, रोकता है या बढ़ाता है, ये सब हो गया। एंड थर्ड हमारा समुद्र से निकटता। प्रायद्वीपीय भारत के 3 ओर समुद्र से के कारण तटीय क्षेत्रों का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, वहां पर तट होने के कारण और आर्द्रता अधिक होती है। तो ये हमारे जलवायु को क्या करता है, समुद्र से निकटता भी हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं, एंड फोर्थ हमारा मानसूनी, ठीक है, मानसून पवने, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, मानसून गर्मी में देश भर में अधिकांश वर्षा लाता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आएगा हमारा, क्या करता है हमारा, अधिकांश वर्षा लाता है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों में तमिलनाडु तट पर बारिश का कारण बनता है। ठीक है, तो ये हमारा मानसूनी पवने हैं, ये भी प्रभावित करता है हमारे मानसून जलवायु को। एंड हमारा फिफ्थ है हमारा ऊंचाई और स्थलाकृति।
ऊंचाई हो गया, भूमि की बनावट हो गया, ठीक है, ऊंचाई, भूमि की बनावट, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, ठीक है, और क्षेत्रीय जलवायु में विभिन्नताएं पैदा करती है। तो ये हमारा ऊंचाई हो गया, भूमि की बनावट हो गया, ये सब हमारे क्या कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र की जलवायु। इसके कारण अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये 5 कारण, जिसके कारण क्या है, हमारे जलवायु अलग अलग है, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। बस, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बड़ी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स जरूर कर देना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। इसके जो आगे क्वेश्चन, आपका 34 क्वेश्चन है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। इसके आंसर की मैं आपको दे देता हूँ भले, ठीक है। एंड फिफ्थ का 35 है, 36 है, क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। बाकी मैप के लिए तो आपको मैंने बोल ही दिया है, मैप के लिए मैं 2 वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना, आप करके चले जाना, उसको 5 बजे 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आंसर की दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा आंसर की आपके पास सामने में, ठीक है, क्योंकि ये पैसेज वाला है, पैसेज में से छाट के ही आंसर देना होता है, एक आध क्वेश्चन अलग होता है, बस 5 में से ही छाट के देना होता है, ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट वाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।